Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट जो है हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन का पार्ट वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर अमीबा में हो, ये सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और उसके पेज नंबर 95 और 101 के क्वेश्चन भी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 6 का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले बच्चों रेस्पिरेशन होता कब है? देखो, हमने न्यूट्रिशन में कहाँ तक पढ़ा था? न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जब फूड जो है डाइजेस्ट हुआ और वो डाइजेस्ट होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई थी उन्होंने उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर दिया था ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो क्या होती है C6H12O6। ठीक है, इस फॉर्म में जो एब्सॉर्ब किया था, अब इसको आगे अगर हमें एनर्जी चाहिए ना तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हम इस फॉर्म में इस एनर्जी को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को तोड़ने के लिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा? वो ऑक्सीजन मिलेगा रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, जब हम सांस लेंगे तो वो ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें कि ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना छोड़ना, इन आउट। ठीक है, तो वो क्या होता है? ब्रीदिंग। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इनहेल में हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन होगा और वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल होगा। इनहेल अंदर लेना, एक्सेल बाहर होना। ठीक है, तो जब ये सारी प्रोसेस होगी उसे क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। तो आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता लग गया। ब्रीदिंग सिर्फ सिंपल सांस लेना और छोड़ना, इन एंड आउट, एयर इन एंड आउट। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में सारी प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन आएगा और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो होगी वो किस में होगी? रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, लिविंग बींग्स जो है अपने फूड से जो है एनर्जी यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हमने अभी बात की थी कि अगर ग्लूकोज आ रहा C6H12O6 या कार्बोहाइड्रेट, तो ठीक है, तो इसके अंदर जो है इस ग्लूकोज के अंदर क्या होगा? ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है? इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है ना, फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वो क्या होगी? हमारे सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। किस रूप में स्टोर करता है? एटीपी। किस रूप में स्टोर करता है? एटीपी के रूप में स्टोर कर देता है। और एटीपी के अगर फुल फॉर्म पूछें तो क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी जो स्टोर होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, इसकी एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये एटीपी जो बनता है ना, ये कैसे बनता है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। चलो यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, हमारी बॉडी में जो है ना, हमारे बॉडी के सेल्स में एडीपी होता है। क्या होता है? एडीपी। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर दो फॉस्फेट होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी है ना तो डाइफॉस्फेट। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो एनर्जी आया, ठीक है, उसमें क्या आ गया? एक और फॉस्फेट आया। ठीक है, यहाँ वहाँ घूम रहा था एक फॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो एनर्जी आई ना, वो एनर्जी क्या करती है? इस फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ देती है। ठीक है, तो डाई मीन्स दो था, अब यहाँ पर जब एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या हो बन जाता है? ये बन जाता है एटीपी।
मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यही है जो हमारी एनर्जी के रूप में हमारे अंदर स्टोर रहता है, और इसकी यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में हमने ये देखना है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ये पता है हमें, लेकिन एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो इसको प्रूव करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। इसमें क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में आपके क्या ले लिया है, लाइम वाटर, ठीक है। अब लाइम वाटर में यहाँ पर एक पिचकारी ले ली और पिचकारी से इसमें क्या पास की है, एयर पास की, जो भी हवा एटमॉस्फेयर में थी उसको पास कर दिया, ठीक है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या किया, सेम प्रोसेस, उसके अंदर भी लाइम वाटर ही था, और उसमें हमने एक ट्यूब के थ्रू जो हम एक्सहेल कर रहे हैं ना, हम सांस को छोड़ रहे हैं, उसको हमने डाला। तो हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी में ये देखा कि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर ऐसा कैसे ही रहता है ये वाटर, लेकिन जहाँ पर हम एक्सहेल कर रहे हैं वहाँ पर ये जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। और हमें पता है कि मिल्की कौन कर देता है लाइम वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर में पास होती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स जो हमने एक्सहेल किया उसके अंदर कौन सी गैस थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है। ये इस एक्टिविटी में प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज किस फॉर्म में था, हमारे पास ग्लूकोज था C6H12O6, इस फॉर्म में था। यहाँ पर क्या जुड़ा था हमारा, यहाँ पर हमारा जुड़ा था ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई थी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जुड़ने के बाद क्या होता है, इसमें बनता है CO2, H2O, और साथ में क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में जो ये है हमारा ग्लूकोज, इसके पास कार्बन कितना है, 6 है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, इसके पास कार्बन कितना है, 6 है। ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, जो हमारी सेल है उसके साइटोप्लाज्म में। यहाँ से सिर्फ 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आगे बढ़े, उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, पायरुवेट। अब पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आगे बढ़े, साथ में उसके क्या है, एनर्जी है। तो मीन्स अगर हम बड़े, जिसके पास रेस्पिरेशन सारी जो ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो सारे डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है डेवलप होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, देखो एक तो ये होता है जब ये 3 कार्बन आए, एक प्रोसेस तो ये हो जाती है। ये प्रोसेस कब हुई, जब ऑक्सीजन पूरी प्रेजेंट थी, ठीक है, पूरी तरीके से इसको ऑक्सीजन मिली। और कहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हुई, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो ये 3 कार्बन है ना वो यहाँ आया, और वो कहाँ आया, उस किस में आया, ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर फुल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो जो रेस्पिरेशन है ना वो 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिले, फुल ऑफ ऑक्सीजन आपको मिले, वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पर क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फुल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही प्रोसेस हो रही है ना, यही प्रोसेस हो रही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, और साथ में एनर्जी, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी मसल्स होती हैं ना, जहाँ पर हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वहाँ पर फुल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन कम है हमारी मसल्स में, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं बनती है, वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है।
अब इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जब हम दौड़ते हैं ना, तो हमें क्या होता है, जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और जब हम भाग रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन कम आ पाती है, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन कम आ पाती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, और एनर्जी तो मिल रही है हमें। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जिसमें हमारे पास फुल ऑफ ऑक्सीजन थी, ठीक है, या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिस रिएक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक। मतलब जो रेस्पिरेशन, जहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है और वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब चलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंस हो, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये ईस्ट में होता है, जो ईस्ट होती है ना उसमें होता है, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। ये क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में जो है, या इथानॉल हम बोल सकते हैं, इथानॉल और अल्कोहल बातें की है, ठीक है। तो इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, फिर एक रिवीजन करते हैं इसकी। देखो रेस्पिरेशन हमने क्या कहा, 2 टाइप के, कौन कौन से टाइप के रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले यहाँ पर हमारे 3 जो कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी बॉडी में। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी थी, और उसमें क्या था, मसल्स सेल में हुई, जहाँ पर मसल सेल का किस में, जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, उस मसल्स सेल में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। तो इनका प्रोडक्ट क्या था, लैक्टिक एसिड था और एनर्जी था, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स ही थे, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑलमोस्ट कहाँ होता है, ईस्ट या छोटे मोटे बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। साथ में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप बच्चों ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो आपको ये जो है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी एक आंसर है, तो आपने अच्छे से इसको समझना है। अगर एक बार समझ लोगे तो इसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एनारोबिक टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये कहाँ होता है, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अमीबा ले लेते हैं, ठीक है। अमीबा में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। हमने बात किया था अभी पिछली स्लाइड में कि एंड जहाँ पर ऑक्सीजन कम था वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन रहा था, और जहाँ पे ऑक्सीजन था ही नहीं वो क्या था, वहाँ पर अल्कोहल बन रहा था। दोनों ही क्या थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आगे क्या है, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। और यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर हमें इसकी इक्वेशन बनानी है तो पीछे हमने पढ़ा है, वही इक्वेशन बना देनी है, कैसे, ग्लूकोज, पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और यहाँ पर 2 बनेगी, एक ईस्ट में एब्सेंस ऑफ, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज था, पाइरुवेट था, इथानॉल, वाटर और एनर्जी। और मसल्स में क्या था, ग्लूकोज, पाइरुवेट और उसके बाद लैक्टिक एसिड और एनर्जी। आई होप बच्चों ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये डिफरेंस आपके एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
हाँ जी, अब ये आ गया, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो ये एटीपी के बारे में मैं वैसे आपको पूरा प्रॉपर बता चुकी हूँ। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, ठीक है। ये एनर्जी करेंसी होता है क्योंकि हमें एनर्जी देता है, इसलिए इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और ये कैसे बनता है इसको भी मैंने आपको बताया। जो एडीपी था, एडीपी ये था हमारे पास प्रेजेंट, इसका मतलब इसके पास फॉस्फेट कितने थे? 2 थे। जब एनर्जी बनी तो एक फॉस्फेट और आया, उस फॉस्फेट को किसने जोड़ा? उस फॉस्फेट को जब हमारा ऑक्सीजन हमारे जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई उसने इस फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ दिया। अब जब इस फॉस्फेट को जोड़ दिया तो ये एटीपी बन गया, और जो कि स्टोर था। और इसका यूज़ कब होता है? जब हमें इसकी ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। तो ये एटीपी क्या हो गया? एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। आई होप बच्चों ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया। चलिए, इसमें एक लाइन और आपको अच्छे से देखना है, पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर जब ये प्रोसेस होती है ना, ये एटीपी जब टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है तो उस टाइम पता है कितनी एनर्जी मिलती है? हमें 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने एक बात सुनी होगी, कौन सी बात सुनी होगी? कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? जब हमें पता है कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो तो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन बच्चों, जो प्लांट है, अगर डे टाइम है, अगर हम ट्री की बात करें, डे टाइम है, ठीक है, डे टाइम में अगर सन होता है और प्लांट के पास क्या है? क्लोरोफिल है, तो ये कौन सी प्रोसेस कर रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? निकाल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए और हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन नाइट में ये क्या होता है? चलो नाइट की देखते हैं। यहाँ तो सन था, लेकिन नाइट में सन तो नहीं होता है ना। नाइट में क्या था? मून था। अब मून है, अब इसको सनलाइट नहीं मिल रही है। अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। उस टाइम ये अपनी एनर्जी को कैसे कंप्लीट करेंगे? जो इनकी लीफ में जो स्टार्च के रूप में इन्होंने अपने फूड को इकट्ठा करके रखा है उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है, तो रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है ना, ये डे टाइम में भी होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रात को क्या होती है? रात को फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए कहते हैं रात को जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। ये एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता लगेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करते हैं अगर हम एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल में कोई भी एनिमल आ सकते हैं जो पानी में रहते हैं। तो हम तो अर्थ पे रह रहे हैं और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इजीली हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं अपने रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। अपनी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी में रह रहे हैं, उन्हें कैसे मिल रही है ऑक्सीजन? उन्हें जो ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर में डिजोल्व हुई ऑक्सीजन। जो हमारा वाटर है ना, H2O, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का यूज़ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब हमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वाटर में ऑक्सीजन की जो है रेशो थोड़ी कम होती है। इसलिए ये क्या करते हैं? ये सांस लेने की दर भी इनकी क्या होती है? रेट भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ताकि अपनी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए। अब अगर हम फिश की बात करें ना, ठीक है, और भी एनिमल्स में है, वो हम आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में उसको सॉल्व कर लेंगे कि किस में कौन सा अंग होता है, कौन से ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं। तो चलिए, या तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर बता देती हूँ। सबसे पहले अब मैं फ़िश की बात कर रही हूँ। एक्वेटिक एनिमल में अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश क्या करती है? यहाँ से वाटर को लेती है, ठीक है। अब वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पर ये जो गिल्स होते हैं ना, इसके ये गिल्स,
मीन्स अगर फिश को हम बोलें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। यहाँ से जो वाटर लेती है, यहाँ पर गिल्स में, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यहाँ से क्या करती है, वो निकाल देती है। तो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया कौन सा, गिल्स। ठीक है। अब अगर दूसरे एनिमल्स की बात करें, दूसरे एनिमल्स में अगर हम आ जाते हैं फ्रॉग, बोले ना, फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग देखो आपको पता है वो क्या होता है, वो लैंड पर भी होता है और पानी में भी होता है। ठीक है। जब वो लैंड पर रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर से प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका होता है और वो सांस लेता है। ठीक है। उसमें लंग्स के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें जब वो वाटर के अंदर रहता है तो वो अपने स्किन से लेता है। ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कई बच्चे क्या बोलते हैं नोज, नो नोज नहीं है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। ठीक है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें कॉकरोच की, ठीक है, तो क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स से अपने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। वैसे इसका मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें ये क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो हमने क्या देखा, फिश जो है वो क्या करते हैं, फिश अपने गिल से लेते हैं। और फ्रॉग क्या होते हैं, जब लैंड पर होते हैं तो लंग्स यूज़ करते हैं, और जब वाटर में होते हैं तो अपनी स्किन से डिफ्यूज़न के थ्रू लेते हैं। ठीक है। छोटे छोटे एनिमल जो वाटर में रहते हैं ना, वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कहाँ से जाती है और कैसे कैसे हमारी बॉडी में आगे तक पहुँचती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सांस लेते हैं, नेज़ल, ठीक है, ये जब नेज़ल से पास होता है हमारे ऑक्सीजन, तो यहाँ से पास होके जब ऑक्सीजन में, एक मिनट इसका कलर थोड़ा बदलूँ तो आपको दिखाई देगा, यहाँ से नेज़ल से जब ऑक्सीजन पास होता है तो क्या होता है, यहाँ से पास होके हमारे जो नोज़ होता है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बाल होते हैं और थोड़ा सा म्यूकस होता है, मीन्स एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो क्या होता है, जब एयर अंदर गई, जो ऑक्सीजन अंदर गया, तो उसके साथ कई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कुछ कूड़ा करकट आ जाता है, तो क्या होते हैं, जो बाल होते हैं ना, वो उन जो हेयर होते हैं छोटे छोटे से, वो क्या करते हैं, और जो म्यूकस होता है वो उन सबको वहीं रोक लेता है और वो उसमें चिपक के रह जाते हैं और फ्रेश एयर जो है हमारी बॉडी में अंदर जाती है। अब यहाँ से जो नेज़ल है, वहाँ नेज़ल से जब हमारा अंदर गई एयर, ठीक है, अंदर एयर गई तो यहाँ पर, ठीक है, ये फेरिंग्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, दो रास्ते होते हैं, एक जो लंग्स को जाता है, एक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, स्टमक के पास और इसोफेगस के पास। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना बच्चे, तो वो यहाँ पर मैं अलग से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ से आपका ये माउथ का, ये दोनों का रास्ता यहाँ पर एक ही होता है। एक रास्ता आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है और दूसरा रास्ता जो है आपका लंग्स में जा रहा है। तो जब यहाँ से माउथ से फूड आता है तो यहाँ पर एक ढक्कन टाइप का होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब यहाँ से फूड आया ना, यहाँ से फूड आया तो वो एयर वाली पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है और ये फूड क्या होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। ठीक है। और जब हम एयर ले रहे हैं तो वो प्रॉपर एयर क्या होती है, हमारे लंग्स में चली जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा होगा ना, कई बार हम खाते वक्त या जल्द बोलते हैं या कुछ करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, हिचकी सी आने लग जाती है। तो क्या होता है, कई बार हम, हिचकी क्यों आने लग जाती है, हमारा दिमाग जो होता है, हमारा ब्रेन होता है, वो कुछ और सोचने लग जाता है। जब ब्रेन हमारा कुछ और सोचने लग जाता है तो जो आ रहा है खाना, अब वो ब्रेन सोच कुछ हो रहा है, उसको एपिग्लॉटिस को पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ बंद करें इसको। ठीक है। और वो गलती से जो फूड है एयर की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है। एयर जो आगे, एयर जहाँ से निकलती है वहाँ जाने लग जाता है। तो ये क्या करता है, इसको धक्का मार देता है, वहाँ पर जल्दी से जाने नहीं देता है। ठीक है। उसको बाहर धक्का देता है जिसकी वजह से हमें क्या होने लग जाती है, हिचकी आने लग जाती है। ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस के बारे में मैंने वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताना था तो वहाँ पे मिस हो गया था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमारा जो फूड, ये जो माउथ की कैविटी है
और यहाँ से जो है नेज़ल कैविटी है, ठीक है। नेज़ल जहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से दोनों का रास्ता क्या होता है, एक होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा फूड जा रहा है वो क्या होगा, एपिग्लोटिस आ जाएगा और एयर के रास्ते को पैक कर देगा और वो फूड हमारा कहाँ चला जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जब एयर गया, एयर आगे कहाँ पहुँचता है, एयर आगे जाता है फेरिंग्स में और फिर कहाँ जाता है, लैरिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेरिंग्स और लैरिंग्स में ना एक किसी को जो है क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ना तो जो आवाज़ हमारी उत्पन्न होती है, जो हम आवाज़ हम निकाल रहे हैं, वो इनमें से एक में से होता है। कौन सा होता है, आप ये कमेंट में बताओ, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये 6-7 प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो अपने आपके IQ चेक करते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये फेरिंग्स है या फिर लैरिंग्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से गया फेरिंग्स लैरिंग्स से, तो कहाँ गया, ट्रेकिया में, ठीक है। अब ट्रेकिया में क्या होता है, ये जो ट्रेकिया यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये ट्रेकिया यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये सी शेप में, ऐसे सी शेप में बना होता है। ये पूरा नीचे तक ऐसे 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 सी शेप में बना होता है, ठीक है। और ये सी शेप जो होती है वो किसकी बनी होती है, रिंग, ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज मीन्स ऐसी बोन होती है जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं कार्टिलेज की, क्या ज़रूरत है, एयर को ही तो जाना था, एयर ऐसे ही चली जाती। नो, जब एयर यहाँ से जाती ना और अंदर को जाती या सांस लेते या छोड़ते, तो पता है क्या होता है, ये जो यहाँ पर अगर ये सिंपल मसल्स होती हैं यहाँ पर, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं एयर की वजह से। इसलिए यहाँ पर जो है ये सी टाइप की ये कार्टिलेज ऐसे ऐसे सी टाइप की है, ताकि इजीली एयर क्या हो जाए, अंदर आ जाए और ये आपस में कोलैप्स ना हो, ठीक है। चलो, एयर कहाँ आ गई, अब एयर हमारी यहाँ से जो है हमारे ट्रेकिया से पास हुई। अब ट्रेकिया से पास होने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक यहाँ चली गई और एक यहाँ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो 2 पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियाई, ठीक है। जब यहाँ से ये ट्रेकिया आ रहा है, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो, तो वो क्या हो गया, ब्रोंकियाई। और ये जो सिंगल एक एक है, ये ब्रोंकियाई है। अब ये आगे जाके फर्दर और डिवाइड हो गया, और डिवाइड हुआ, तो जो और डिवाइड हो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। वो क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है ना, कुछ ऐसा, ये फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर, कुछ ऐसा होता है ये ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, सेम विली का काम होता है। जैसे विली होती है ना, जो हमने विलाई की बात की, विली भी बोलते हैं उसको, विलाई भी बोलते हैं, आप कोई भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो विलाई जैसे होती है वैसे एल्वियोलाई होती है। यहाँ पर जो इसके आप देख रहे हो ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सैक होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैपिलरीज जो किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का काम ज़्यादा करती हैं। तो अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन ये लेके यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया हमारे पास, तो ये एल्वियोली क्या करती हैं, ये फटाफट ऑक्सीजन को क्या करती हैं, अंदर को लेती हैं, और बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो ऑक्सीजन है ना वो अपने आप नहीं चला जाता, ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए कुछ होता है इसमें। वो क्या होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इजीली पकड़ता है और हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको क्या करता है, भेज देता है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका सिंबल हम Hb लिखते हैं, ठीक है, Hb हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मीन्स Hb था हमारे पास और ये किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये क्या बनाता है, HbO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ जहाँ हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप आके बाहर चली जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाती है, ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं जा पाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब हम इसमें ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इससे आपको इजीली समझ आएगा। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, हमारे नाक के थ्रू जो है एयर अंदर गई तो कहाँ जाती है, हमारे कहाँ जाती है, नेज़ल में गई, नेज़ल से पास हुई नेज़ल कैविटी में, फिर कहाँ गई, फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से लंग्स में, ब्रोंकियाई जो थी वो लंग्स में ही थी ना, ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलर जो था वहाँ पर क्या थी, ब्लड कैपिलरीज थी, और ये ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और पूरी बॉडी पार्ट्स तक भेज दिया। और इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी में जो ग्लूकोज था उसको जो है तोड़ने के लिए पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा लास्ट टॉपिक जो है, इसी में हम कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ आपको और बतानी है, मैकेनिज़्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, इनहेल हमने किसको कहा था, जब हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, और एक्सेल क्या था, जब हमारी ऑक्सीजन, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकाली, वो क्या था, एक्सेल। ठीक है, तो जब हमने इनहेल करते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है, इसका फंक्शन, ठीक है, डायफ्राम जब हमने सांस लिया, ठीक है, हमने इनहेल किया, तो आप सांस लेके देखो हमारे लंग्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और जब हमारे लंग्स फूल जाते हैं मतलब फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, तो हमारा ये जो डायफ्राम है ना, ये जो डायफ्राम है ये क्या हो जाता है, ये डायफ्राम नीचे आ जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद देखो ये डायफ्राम जो है ये इस तरीके से ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, मीन्स कुछ फ्लैट सा हो जाता है, कुछ नीचे की तरफ आ जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने सांस लिया और सांस लेने के बाद हमारे लंग्स फैले, तो हमारे लंग्स जब फूले, हमारे ऑक्सीजन उसमें आई, तो ये जो हमारी रिब्स है ना, आप देखो आपने चेस्ट पे हाथ लगा के वहाँ पे रिब्स हैं, तो ये रिब्स क्या होती हैं, फैल जाती हैं, लंग्स में हवा भर गई, रिब्स फैल गई, तो ये जो डायफ्राम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं थोड़े से, मीन्स यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये तो इनहेल प्रोसेस में हुआ। अब जब एक्सेल किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, तो ये जो डायफ्राम नीचे आया हुआ था ना, ये डायफ्राम जो है यहाँ आया हुआ था, तो ये फिर से क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और ये रिब्स जो हैं फूले हुए हैं, जो लंग्स हमारे फूले हुए हैं, वो वापस से क्या हो जाते हैं, पुशअप हो जाते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम जो है ऊपर हो जाता है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको अपने लंग्स के बारे में बता दूंगी, जो साइज़ होता है ना हमारे लंग्स का, ठीक है, वो क्या होता है, जो एक साइड का होता है, लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो क्या होती है, मेरा लेफ्ट साइड है, आप इस साइड को देख लेना। ठीक है, आप समझ जाना। ठीक है, मेरा जो लेफ्ट है वो इस साइड है, क्योंकि मैं सामने देख रही हूँ इस फिगर को। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, स्मॉलर होता है राइट साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट साइड वाला लंग्स जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, और लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप रेस्पिरेटरी पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ठीक है, और भी बहुत से बच्चे हैं उनके पास शेयर करो, ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।